हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एनालिटिकल हब। जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि बेसिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जनरली इसे हम फॉल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फॉल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, ये फॉल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। देखिए, हम जनरली ये जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं, पर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम, जैसे जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। जनरली बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं हम हमारे एनालाइट पर। ठीक है, ये बेसिक बात बता दी है मैंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब हम चलेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटेल में। देखिए, पूरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग को समझना है तो हम इसे 3 भाग में अपने समझने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। तीन भाग में हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट लिखते हैं आयोनाइजेशन मेथड। आयोनाइजेशन मेथड। दूसरा पार्ट हम लिखेंगे आयन सेपरेशन। आयन सेपरेशन मेथड। और तीसरा हम लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमने पूरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग हमारे समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड कर लिया है, जो है पहला है आयोनाइजेशन मेथड, दूसरा है आयन सेपरेशन मेथड और तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रम। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को के प्रिंसिपल के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज bombarded on analyte, then formation of molecular ion takes place with removal of 1 electron from analyte। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशो। अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझना है तो हमें ये 2 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एनालाइट के ऊपर बम्बार्डेड करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होगा। और जब मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर आयन बना है
उसका हम सेपरेशन करते हैं मास अपॉन चार्ज रेशो से। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इस प्रिंसिपल को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक एनालाइट है ए नाम का कोई एनालाइट है। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पास करूँगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्डेड करूँगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस बाहर मिलेगा हमें। ठीक है, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड किया एनालाइट पर, ठीक है, तो एनालाइट में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें वापस मिल गया। ठीक है, जब हमें ये दो इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाते हैं और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है, एनालाइट में से जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो बनता है मॉलिक्यूलर आयन। ये इस तरह से दिखेगा, मॉलिक्यूलर आयन, ये मिलता है। ठीक है, अब हम इसे किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे या और किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे समझते हैं। देखिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड। ठीक, यह है बेंजामाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 121 ग्राम पर मोल। खैर, अभी हमें यूनिट से मतलब नहीं है तो मैं जाने देता हूँ यूनिट, हमें यूनिट का अभी कोई काम नहीं है। बेसिकली बेंजामाइड का फॉर्मूला ये, स्ट्रक्चर ये है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 121 होता है। ठीक है, जब मैं इस बेंजामाइड पर इलेक्ट्रॉन बीम पास करूँगा, बेंजामाइड के मॉलिक्यूल पर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड करूँगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है बेंजामाइड में से, और जो मैंने इलेक्ट्रॉन की बीम बेंजामाइड मॉलिक्यूल पे डाली थी वो भी हमें मिल जाएगा। तो टोटल हमें कितने मिले इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब मैं इलेक्ट्रॉन की बीम बम्बार्ड करूँगा बेंजामाइड के मॉलिक्यूल पर, तो जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा तो उसमें से हमें जो इलेक्ट्रॉन मिले, जो हमें मिलता है वो है मॉलिक्यूलर आयन। ये है मॉलिक्यूलर आयन। तो देखिए, प्रिंसिपल में सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि जब हम एनालाइट के मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट करेंगे तो उसमें से मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिससे मॉलिक्यूलर आयन मिलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बीम हमने पास करी थी वो इलेक्ट्रॉन हमें वापस मिल जाएगा। तो टोटल हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, अब ये जो टोटल 2, ये जो मॉलिक्यूलर आयन बना है इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और ये फर्दर फ्रेगमेंटेशन किस तरह से हो सकता है, तो ये देखिए। ठीक है, फर्दर फ्रेगमेंटेशन में मैंने कहा, अब इस मॉलिक्यूलर आयन को मैं ओपन करके लिखना चाहता हूँ थोड़ा। देखिए, ठीक, ऐसा लिखा मैंने इसको, इस मॉलिक्यूलर आयन को आप इधर देखिए। ठीक है, जब इसके अंदर से मैं इसी मॉलिक्यूल के अंदर से सिर्फ NH2 को हटा दूँ, ये NH2 जब निकल जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बेंजीन की रिंग
और CO, ठीक है, ये बचेगा और प्लस चार्ज, ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 105, ठीक है। तो मास, अब देखो, पहला पॉइंट तो यही था कि इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करूंगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, और दूसरा पॉइंट था कि सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशो। देखिए चार्ज कितना है यहाँ, मास अपॉन चार्ज रेशो, मतलब m/z वैल्यू, ठीक है। मास कितना है यहाँ पे 105, ठीक है। चार्ज कितना है यहाँ पे +1, तो कितना हुआ टोटल 105, इस तरह से हुआ, ठीक है। फर्दर इसमें से अगर CO भी निकल जाए, इसमें से अगर CO भी निकल जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मिल जाएगा, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 77, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 77, तो मास अपॉन चार्ज रेशो कितना होगा 77/1 = 77, ठीक है। ये हुआ। दूसरा, यहाँ पे आप आ जाइए, अगर इसमें से पूरा CONH2 ही बाहर चला जाए, पूरा CONH2 ही बाहर चला जाए, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? सिर्फ ये बेंजीन की रिंग मिल जाएगी, और नहीं, एक काम करिए, CONH2 को बस बाहर निकालिए, एक मिनट, सॉरी, CONH2 को बाहर ना निकालते हुए हम सीधा बेंजीन को ही बाहर निकालते हैं, सिर्फ बेंजीन निकल जाए, मतलब ये दोनों आपस से अलग हो जाए, तो क्या मिलेगा CONH2, ठीक। CONH2 मिलेगा और इस पे प्लस आ जाए। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका मास जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो होगा 44, और m/z वैल्यू होगी 44/1 = 44, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यही है। फिर से देखते हैं हम, क्या कहा था मैंने, कि जब मैं इलेक्ट्रॉन की बीम एनालाइट के मॉलिक्यूल पे बम्बार्ड करूँगा तो उसमें से, एनालाइट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम डाली थी वो भी हमें, उसका भी इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा और बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। इस मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर, जिसको मैंने ओपन करके लिखा है, इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा। हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा कि इस मॉलिक्यूल से सिर्फ NH2 निकल जाए, तो ये बन सकता है। पॉसिबिलिटी काफ़ी सारी हो सकती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की। तो इसमें से अगर NH2 निकल जाए तो CO+ होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 105, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसका। और सेकंड पॉइंट था प्रिंसिपल में, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो, या फ्रेगमेंटेड आयन ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो। इस पर चार्ज कितना है 1 +1, तो +1। इसका मास कितना है 105, तो 105। अगर इसमें से CO भी निकल जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 77, और मास अपॉन चार्ज रेशियो हो जाएगा 77, या सिर्फ ये दोनों पूरे ही अलग हो जाए तो CONH2, इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो 44, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, आप मेरे साथ साथ बना लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम, इस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होगा सैंपल इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन। दूसरा आयोनाइजेशन मेथड, या आयोनाइजेशन चेम्बर ही कह लीजिए आप, चेम्बर। ठीक। आयन सेपरेशन, सेपरेशन चेम्बर। और लास्ट में आएगा डिटेक्टर। ये है एक ब्लॉक डायग्राम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक डिटेल्ड डायग्राम बना देता हूँ आपको। ठीक। आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं। ये मैग्नेट है। ठीक। आगे और बनाना है ये। ठीक है, अब हम लेबलिंग करते हैं। देखिए, ये है प्रोब। ये जो है यहाँ से सैंपल की एंट्री होगी, सैंपल इंट्रोडक्शन। ठीक। सैंपल
आयन सोर्स, इसका नाम होगा आयन सोर्स। ये टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, ये जो दो है ये हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल। ये जो है अटैच्ड एक्सेलरेशन प्लेट्स, एक्सेलरेटर प्लेट्स, ठीक। ये जो है इंसुलेटर, इंसुलेटर। ये जो ऊपर की तरफ स्लाइट एरो गया है, इसका नाम लिखेंगे आयंस दैट आर हेवीली बेंड, आयंस दैट आर हेवी बेंड लिटिल। इस वाले को लिखेंगे आप आयंस दैट आर लाइटर बैंड मोर, और इस वाली लाइन को लिखेंगे सूटेबल आयंस विल गो फॉर डिटेक्शन। ठीक, ये है स्लिट। ये वाला मास एनालाइजर, मास एनालाइजर। डिटेक्टर, रिकॉर्डर। ठीक है, अब हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, मतलब ABCD नाम लिख देते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट A है, यहाँ तक का पॉइंट B, ठीक है। B से मैग्नेट के शुरू तक जस्ट यहाँ तक C, C से यहाँ तक D, और D से ये है E पॉइंट, और ये वाला जो ये है टू वैक्यूम पंप, टू वैक्यूम पंप। ये है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, इस पूरे डायग्राम को मैंने A, B, C, D और E पार्ट, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया है अपने समझने के लिए। देखिए, होता क्या है कि सबसे A से B वाला पार्ट होता है आयोनाइजेशन चेम्बर, आयोनाइजेशन चेम्बर। A to B वाला पार्ट होगा आयोनाइजेशन चेम्बर, ठीक है, A to B। इस आयोनाइजेशन चेम्बर में होता क्या है, अब आप ये देखिए। जैसे ही यहाँ से सैंपल एंटर होगा तो सैंपल 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सैंपल 3 टाइप के हो सकते हैं। गैस, मेनली गैस सैंपल ही यूज़ किया जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, पर अगर सैंपल लिक्विड हो जाए, लिक्विड हो या सॉलिड हो,
तो हम उस सैंपल को हीटिंग कॉइल, ये जो हीटिंग कॉइल है उसकी मदद से उसे वेपर स्टेट में लाते हैं और फिर आगे एनालिसिस के लिए रन करवाते हैं। ठीक है, तो मेनली हम सैंपल गैस वाला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर ये सैंपल आगे बढ़ेगा और इस सैंपल पे, मतलब सैंपल हमारा एनालाइट ही है और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करेगी। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम एनालाइट पर बम्बार्ड करेगी तो एनालाइट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हमने जो इलेक्ट्रॉन बीम दी थी वो भी हमें, उसका भी इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा और आखिरी में हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर आयन विथ 2 इलेक्ट्रॉन। यही था, तो यही यहाँ पे होगा। तो आयोनाइजेशन चेंबर में A to B पार्ट में, A से B के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती है। सबसे पहले सैंपल का इंट्रोडक्शन, अगर सैंपल गैसियस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लिक्विड या सॉलिड है तो उसको हम हीटिंग कॉइल की मदद से उसको वेपर स्टेट में लाएंगे और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट करवाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट एनालाइट पर होगा तो मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होगा। ये आयोनाइजेशन चेंबर में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, B से C तक के बीच में आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इतना ये आयोनाइजेशन चेंबर वाला पार्ट लिख लीजिए आप। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक, नेक्स्ट वाला पार्ट है B से C, मतलब B to C अगर हम देखें तो वो वाला पार्ट होता है एक्सेलरेशन चेंबर। एक्सेलरेशन चेंबर, ठीक है। इस एक्सेलरेशन चेंबर में जनरली इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो ये सैंपल के मॉलिक्यूल की जो बीम सैंपल जो पास हो रहा है उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड आयंस, मॉलिक्यूलर आयन को ही पास होने देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड का क्या काम है? सबसे पहले एक्सेलरेशन चेंबर में इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रोड सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूलर आयन को पास होने देते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्टेबल हो और सूटेबल हो। बाकी के जो आयंस होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये हैवी वाला कोई आयन होगा तो कम डिफ्लेक्ट होगा, और अगर कम बेंड होगा, और आयंस जिसका वेट लाइटर होगा वो ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बेंडिंग का काम करवाता कौन है? मैग्नेट। तो एक्सेलरेशन चेंबर में जो पोटेंशियल, अब जो एक्सेलरेशन चेंबर में होते हैं इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड सिर्फ सूटेबल मॉलिक्यूलर आयन को ही पास होने देते हैं, बाकी को नहीं होने देते। और एक्सेलरेशन चेंबर में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 8 to 10 किलोवोल्ट। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 8 to 10 किलोवोल्ट। आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है ये, जैसे यहाँ अब जैसे C से D, तो C से D वाला पार्ट होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो आयंस, जिसके अभी मैंने बताया था कि आयंस जो हैवी होते हैं वो लिटिल बेंड होते हैं और आयंस जो लाइटर होते हैं वो ज़्यादा बेंड होते हैं। तो ये बेंड वाले जो होते हैं वो वही पीछे ही रह जाते हैं जो बेंड हो रहे हैं, पर जो नहीं बेंड होते हैं वो आगे स्टडी के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट में। अब D से E वाला पार्ट, ठीक है। D से E वाला पार्ट क्या है? तो D से E वाला पार्ट है डिटेक्शन वाला पार्ट। पूरा D से इस E वाला पार्ट पूरा डिटेक्शन पार्ट है। मॉलिक्यूलर आयन फिर पास होते हैं ट्यूब से, जिसे हम कहते हैं फ्लाइट ट्यूब। इस ट्यूब को हम कहते हैं फ्लाइट ट्यूब। इस ट्यूब से पास होंगे और मास एनालाइज़र के पास आएंगे। मास एनालाइज़र डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके बाद ही बताऊंगा जस्ट। ये मास एनालाइज़र जो मॉलिक्यूलर आयन के मास को एनालाइज करेगा और डिटेक्टर पे डिटेक्शन होने के बाद हमें रिकॉर्डर पर पीक्स मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि पूरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रोमीटर का जो डायग्राम है उसको मैंने 5 भाग में डिवाइड कर लिया। जैसे A, B, C, D, E। A to B वाला है आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर जो होता है जिसमें जनरली हम आयंस का, मतलब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं एनालाइट पे और मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
और आयोनाइजेशन चेम्बर का जो वोल्ट होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पे जनरली होता है इस पार्ट में, वो होता है 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन चेम्बर में जो पोटेंशियल होता है वो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और ये टंगस्टन फिलामेंट का जो पोटेंशियल होता है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो आप कहेंगे कि 8 to 15 ही यूज़ हो रहा है, पर बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया। तो जो बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मॉलिक्यूलर आयन के फ्रेगमेंटेशन के में काम आता है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.1, पर यूज़ होता है सिर्फ 18 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाकी का जो बच गया वो मॉलिक्यूलर आयन के फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम बी से सी चले। बी टू सी एक्सेलरेशन चेम्बर। ये एक्सेलरेशन चेम्बर में इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूलर आयंस को पास होने, उन्हीं फ्रेगमेंटेड आयंस या उन्हीं मॉलिक्यूलर आयंस को पास होने देते हैं जो सूटेबल मॉलिक्यूलर वेट के हो। ठीक है, जो ज़्यादा हैवी हो गए वो भी नहीं जा पाएंगे, जो लाइटर होंगे वो भी नहीं जा पाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे सिर्फ सूटेबल आयन का डिटेक्शन होता है। ठीक है, फिर ये पास होंगे डिटेक्शन चेम्बर से, फ्लाइट ट्यूब से पास हो गए मास एनालाइजर के पास, बाद डिटेक्टर और रिकॉर्डर पर जाएंगे। आप ये लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं। डिटेक्शन जो होगा, डिटेक्शन चेम्बर, डिटेक्शन चेम्बर जो है वो सी से डी, डिफ्लेक्शन, मैं आपको वापस से लिख देता हूँ, आप वापस से लिख लीजिए। डिफ्लेक्शन चेम्बर जो होगा, डिफ्लेक्शन चेम्बर वो सी से डी तक का है, और डिटेक्शन चेम्बर जो है, डिटेक्शन वो डी से ई तक का है, और डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन चेम्बर वो डी से ई तक का है। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको मैं रब करता हूँ। आपको अगर फिर से एक्सप्लेनेशन करना हो तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि सैंपल यहाँ पूरे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने 5 भाग में डिवाइड किया। पहले जो ए बी है वो आयोनाइजेशन चेम्बर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है एनालाइट पे, मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर वो एक्सेलरेशन चेम्बर में जाता है। एक्सेलरेशन चेम्बर के बाद उसमें सिर्फ सूटेबल आयंस पास होते हैं, और बाकी के जो आयंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, वो वही रुक जाते हैं, और फिर आगे जो सूटेबल आयन है उनका डिटेक्शन होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मास एनालाइज़र जो हम जनरली यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास एनालाइज़र हम यूज़ करते हैं। मास एनालाइज़र, ठीक है। सबसे पहला मास एनालाइज़र होता है मैग्नेटिक फील्ड मास एनालाइज़र। मैग्नेटिक फील्ड मास एनालाइज़र। सेकंड, दूसरा है डबल फोकसिंग मास एनालाइज़र। थर्ड होता है क्वाड्रापोल मास एनालाइज़र। फोर्थ होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और फिफ्थ होता है FTICR। इसका पूरा नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मास एनालाइजर है, आप इसके नाम लिख लीजिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयनाइजेशन मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।